अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात कश्मीर पर छिड़ी सियासी कलह की। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कश्मीर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर पर एक बयान ने उनके साथ साथ पूरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। राजस्थान में कश्मीर पर खड़गे के दिए बयान पर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री ने तो आज कांग्रेस की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से कर दी। आखिर खड़गे ने ऐसा क्या कहा और क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है। लोकसभा चुनाव कश्मीर पर तनाव। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। ये कह रहे कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। बीजेपी कांग्रेस में 370 वर्सेस 370। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? आप जाके कश्मीर में बोलो। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा गरमाने लगा है। जहां विपक्ष में पहले बीजेपी के मिशन 370 की चर्चा थी, वहीं अब कांग्रेस ने भी आर्टिकल 370 का जिक्र छेड़ दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की रैली बिहार के नवादा में थी, मगर विपक्ष पर हमले की वजह कश्मीर बन गया। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 270 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले राजस्थान की रैली में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का जिक्र किया था। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसा। चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि इसके बारे में जम्मू कश्मीर में जाकर बताइए। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को पीएम मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह शर्मनाक बताया और इसे जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने वाली सोच कहा। सुनिए पीएम मोदी ने खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर कैसे हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है? ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। बिहार के बाद पीएम मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां भी उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हुए कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर वार किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे की कश्मीर पर दिए गए बयान को शेयर करते हुए लिखा,
ये सुनकर शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर पर हर राज्य और नागरिक का अधिकार है। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों का भी भारत के बाकी हिस्सों पर उसी तरह से अधिकार है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियों में खुलकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को केंद्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। साथ ही घाटी से आतंकवाद हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। मोदी जी ने वहां पर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद भी समाप्त किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण की सुविधा का लाभ मोदी जी ने दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी रैली और माहौल में कश्मीर और आर्टिकल 370 का जिक्र छेड़कर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं दिख रही। आने वाले दिनों में कश्मीर पर सियासी कलह और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और साफ तौर से आपने सुना किस तरह से ये पूरा मसला जो है सामने आया और सियासी घमासान छिड़ता चला गया। अब बात दिल्ली में शराब पर छिड़े सियासी संग्राम की। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। वहीं बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। आज दोनों ही पार्टियां महज 2 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली की सड़क पर उतरी और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त सिलसिला देखने को मिला। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। पूरा विपक्ष जेल में, ईडी आती है, सीबीआई आती है, ईडी को तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में शराब पर सियासी संग्राम छिड़ा है। एक तरफ इस मामले में दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है और अरविंद केजरीवाल की खातिर आशीर्वाद के लिए आप कार्यकर्ता उपवास पर बैठ गए, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले और सीएम हाउस को शीश महल बनाने के खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने एक दिन के सामूहिक उपवास का ऐलान किया था, जिसमें शामिल होने के लिए पार्टी के कई बड़े नेता, विधायक और मंत्री के साथ हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे सांसद संजय सिंह भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दुनिया के इतिहास में अगर किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी नेता को जेल में डाला है तो उसका राजनीतिक कद आसमान पे पहुंचा है, कभी वो नीचे नहीं आया है, याद रखना। मुकदमा चल रहा है, कानून की जटिलताएं हैं, पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जमानत मिलने में लेट होते हैं साथियों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार साबित हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। उस भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, उसका मनी ट्रेल, 5 करोड़ का पहले मिला ले तो 60 करोड़ रुपए का साफ साफ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ चुका है। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर के पास उपवास पर बैठे थे, तो वहीं कुछ दूरी पर कनॉट प्लेस में बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को शराब से शीश महल नाम दिया, जो दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले को लेकर किया गया। इसमें दिल्ली बीजेपी की तरफ से
सीएम आवास का रेप्लिका भी रखा गया और एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर तंज कसते हुए उन्हें पश्चाताप करने की सलाह दी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि केजरीवाल केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स के भ्रष्टाचार का प्रायश्चित उपवास रखकर असंभव है। बीजेपी ने इससे पहले 26 मार्च को भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था और सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की थी, मगर आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में इसके लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल के साथ पूरा देश खड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। शराब से शीश महल तक का जो अरविंद केजरीवाल का सफर है वो भ्रष्टाचार और काली कमाई का सफर है। दिल्ली की जनता घूमती है, लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर जा सकती है, प्रधानमंत्री का संग्रहालय देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचारी ताजमहल नहीं देख सकती। अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें अय्याशी का साजो सामान है जो अरविंद केजरीवाल लगाते हैं। उसकी फोटो लगाई है हमने। आम आदमी पार्टी सरकारी बंगला ना लेने वाले अरविंद केजरीवाल कैसी अय्याश की जिंदगी जी रहे, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए सामूहिक उपवास का आयोजन किया, जहां आपके कई बड़े नेता शामिल हुए। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी नेताओं का यह आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के कितने काम आता है। फिलहाल केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जिसे चीन से 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता है, आतंकी हमलों से परेशान होकर उस चीन ने सू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ गई है। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाक चाइना जो एक दोस्ती है जो समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद है, उसको सबोताज करने की, उसको तोड़ने की, उसमें दरार डालने की कोशिश की जा रही है। उनको थ्रेट है, लेकिन ये सारी कैटेगरीज में से वो सबसे लीस्ट थ्रेट उनको है। तो हमें पहले सीपैक, नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना है और उसके बाद हम लूज चाइनीज, क्योंकि आपके डिसिप्लिन में भी नहीं। पाकिस्तान में लगभग हर हफ्ते हुकूमत आवाम को बिजली का शौक देती रहती है, लेकिन इस बार जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, जिन चाइनीज नागरिकों को पाकिस्तान में कलेक्टर जैसी इज्जत मिलती है, उस चीन ने पाकिस्तान को ईद से पहले बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चीन ने ना तो मरियम नवाज की बात सुनी, ना शहबाज शरीफ की बात पर भरोसा किया, और जिस पावर प्रोजेक्ट के सहारे पाकिस्तान बिजली संकट से निपटने का ख्वाब देख रहा था, उस पर चीन ने काम बंद कर दिया। इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान में लगातार चीन के नागरिकों पर हो रहे हमले। फिलहाल दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर चीन ने काम रोक दिया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम रुकने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। परियोजना की देखरेख करने वाली चीनी कंपनी हार्बिन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान में गंभीर सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए काम रोके जाने का ऐलान किया है। 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के बेशम में आत्मघाती हमलावरों ने चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला किया था। इसमें 5 चीनी नागरिक और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों में खौफ है और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि चीनी इंजीनियरों ने ये काम ऐसे समय में रोका जब कुछ दिन पहले ही हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े खुद इंजीनियरों से मिलने पहुंचे थे और शहबाज शरीफ ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि चीनी नागरिकों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं है।
शहबाज शरीफ के अलावा उनकी भतीजी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी चीनी काउंसलेट से मिलने के लिए पहुंची थी। सुरक्षा को लेकर चाइनीज लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया गया था, लेकिन चीनियों ने उन्हें भी ज्यादा भाव नहीं दिया। इसके बाद मरियम नवाज का दर्द अपने लोगों के सामने निकलने लगा कि चीन के नागरिक तो पाकिस्तान की सुनते ही नहीं, उनको सुरक्षा कैसे दी जाए। सीपैक पे चाइनीज काम कर रहे हैं, नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज काम कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे चाइनीज काम कर रहे हैं। लूज चाइनीज हैं, जिनको हम लूज चाइनीज कहते हैं। वो किसी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो किसी आपके एम्बिट में नहीं आते, और वो रिजेंटफुल हैं कि आप उनके ऊपर जब सिक्योरिटी अपने मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी चीन से पाकिस्तान काम करने आए नागरिक खुद को कलेक्टर से कम नहीं समझते। उनके लिए पाकिस्तानी दोयम दर्जे के लोग हैं। इसलिए चाहे पाकिस्तान की पुलिस हो या फिर प्रशासन, उनकी बातों को चीनी नागरिकों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। फिलहाल चीन की कंपनी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम बंद किए जाने के बाद पाकिस्तानियों की सांस अटक गई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। ईद से पहले भी पाकिस्तान में बिजली महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। और दूसरी ओर चीन के काम बंद करने से पाकिस्तान को डबल शॉक लगा है। चीन के इंजीनियरों ने काम बंद करने की वजह भी बताई है। चाइनीज प्रोजेक्ट मैनेजर ने डर को कामबंदी की वजह बताया। चीन के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि चीनी नागरिकों की मौत से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह बंद हो सकता है। इससे पहले परियोजना में देरी की वजह से पाकिस्तान पहले ही चिंता जाहिर करता रहा है, क्योंकि इस परियोजना का काम समय से काफी पीछे चल रहा है। फिलहाल हर बार की तरह पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के बीच में आई दरार का दोष पाकिस्तान भारत को ही दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार तो चुप है, लेकिन एक्सपर्ट मोदी सरकार पर पाकिस्तान को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। वो जो मोदी सरकार कहती थी ना जी कि हमें तो सिर्फ अब अपनी इकोनॉमी की फिक्र है, हम पाकिस्तान से हमें कोई नहीं है ताल्लुक कि हम उसके साथ कहाँ जाता है, वो सब झूठ है। हकीकत ये है कि ना तो भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी कम हो रही है, ना ही भारत के वो एम या मकासद कहीं भी कम हो रहे हैं, बल्कि वो उनमें शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए। तो फिलहाल कंगाल पाकिस्तान के अंधेरे में डूबने का इंतजाम भी चीन ने कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता चीनियों को मनाने की जुगत में लगे हुए हैं, ताकि दिवालिया होने की कगार पर खड़े मुल्क को अंधेरे में जाने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान को चीन से बिजली का झटका मिला तो ईद से पहले शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। ईद से पहले पाकिस्तान में महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जनता शहबाज सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है। फितर के करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। टुंडल अयार में ईद से कबल मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 1974 के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान की हर ब्रेकिंग न्यूज यही बता रही है कि इससे पहले पाकिस्तान के लोगों की कमर महंगाई ने तोड़ दी है। ईद से पहले पाकिस्तान में बाजार तो सजे हैं, लेकिन लोगों और दुकानदारों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही है, क्योंकि ईद के लिए खरीदारी करने आई आवाम के पास पैसे ही नहीं। सुनिए महंगाई बम फूटने के बाद पाकिस्तान के लोगों का दर्द किस तरह से निकल रहा है। पहले इतनी ज्यादा महंगाई हुई है और जो अब ये 10 रुपए जो पेट्रोल के बढ़ाया ना, ये भी हमारे पे जुल्म है बहुत बड़ा। महंगाई बहुत ज्यादा इन्होंने कर दी है और घर के अखराजात पूरे नहीं होते। इन्होंने हमें ये तोहफे ही दिए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा करके तो कभी बिजली की शक्ल में। ये कल पेट्रोल महंगा कर दिया हुकूमत ने, तो आज बिजली महंगा कर दिया, तो ये गरीब आवाम के साथ क्या करना चाहते हैं। चलिए अब हम आपको पाकिस्तान में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का रेट कार्ड भी दिखा देते हैं, ताकि आप समझ सकें पाकिस्तान में लोगों का जीना महंगाई ने कैसे मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल 288 रुपए लीटर, प्याज 250 रुपए किलो, टमाटर 130 रुपए किलो, चीनी 160 रुपए किलो, अंडा 460 रुपए दर्जन, केला 250 रुपए दर्जन, घी 550 रुपए किलो, मटन 2000 रुपए किलो और चिकन 700 रुपए किलो मिल रहा है।
ये पाकिस्तान के बाजारों का हाल है। आपको सजे धजे बाजार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुकानदारों से बात करने पर मालूम चलता है कि उनको इस रौनक से काफी कम उम्मीदें हैं, क्योंकि चीजों की कीमतें 5 से 6 गुना बढ़ गई हैं और हालात बेहद खराब है। पिछले साल की निस्बत से आप देखें ना तो इस वक्त महंगाई जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा है, और लोगों का जो महंगाई का है बताओ ना खरीदारी का आपको, तो जो ये समझें कि जो 4 लेता था ना वो 1 ले रहा है अपना, और जिसके अगर बाल बच्चों वाला आदमी है तो वो सिर्फ अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहा है, अपनी खुद की शॉपिंग नहीं कर रहा। जो लोग बाजार में दुकान चला रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबारियों की शॉपिंग भी काफी मुश्किल हो रही है। ऐसे में गरीब किस तरह ईद मनाएगा, उनको भी इस बात का दुख है। हम खुद दुकानदार हैं, हमने सिर्फ अपने बच्चों की शॉपिंग करी, अपनी शॉपिंग नहीं करी। अब आप इससे अंदाज़ा करिए, जब हम दुकानदार हो के हम अपनी शॉपिंग नहीं कर पा रहे तो बेचारा एक मिडिल क्लास आदमी कैसे कर पाएगा। पाकिस्तान में लोग बता रहे हैं कि जिस चीज को खरीदने में वो 300 रुपए खर्च करते थे, अब उसे खरीदने में लगभग 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। खरीदारी में तो इस टाइम पे यानी बहुत समझ लें एक्सट्रीम लेवल पे मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि जो चीज़ समझ लें पहले हम 300 रुपए की ले रहे थे वो इस टाइम पे 800-900 रुपए तक पहुंच गई है। यानी आपकी जो सकत है उससे बहुत बार डबल से भी ट्रिपल रेट हो गए चीज़ों के। पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक ईद के नाम पर सिर्फ बच्चों की खरीदारी की जा रही है, बाकी पूरा घर फीकी ईद मनाने को मजबूर है। महंगाई तो है, महंगाई तो ये तो नहीं है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली वी हैव टू बाय समथिंग फॉर द किड्स, तो करना ही करना है। फिलहाल ईद पर अभी कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को डर है कहीं शहबाज सरकार महंगाई को और ज्यादा न बढ़ा दे, क्योंकि सरकार से राहत की उम्मीद पाकिस्तान की आवाम बहुत पहले छोड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।